साथियों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे ऋग्वैदिक काल के सेशन में। एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है ये टॉपिक। इसके अलावा जहां पर भी वैदिक काल आपका आता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से लाभदायक होने वाला है। बहुत ही गजब का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। मित्रों, आप सब विद्यार्थीगण लगातार कॉपी निकाल लीजिए, टकटकी लगाकर लगातार देखिए। टॉपिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आप देख रहे हो ऋग्वेद काल ही आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो जितने भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी हैं, ऑफलाइन बैठे हैं और ऑनलाइन जो विद्यार्थी लगातार देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें। और इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं, ऋग्वेद काल हमारा टॉपिक आज के सेशन में रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आज तक सेकंड ग्रेड के अंदर देखो, मेरा फर्स्ट टास्क जो रहता है सेकंड ग्रेड का कवर करने का रहता है। सेकंड ग्रेड में आज तक ऋग्वेद काल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। तो आप यहां पर देख रहे हो ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं। 4 वेदों के नाम इसके अंदर बताए गए हैं, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। 4 वेदों के नाम अलग अलग तरीके से आप सबको बताए गए हैं विद्यार्थियों। हाँ, जितने भी बैठे हो फटाफट से सारे बताओ, मुझे बोलकर बताइए वेद सबसे प्राचीनतम क्या है। तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। इसके अंदर हमारे लिए सबसे प्राचीन है और इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे ऋग्वेद इसका सही उत्तर रहेगा। इसी के साथ क्लास थ्योरिकल है, ना कि एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू में साथ साथ बता रहा हूं आपको। प्राचीनतम सोर्स है फारसी पारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता के साथ में इसका कंपैरिजन किया जाता है। सभी वेदों का जन्मदाता भी ऋग्वेद है। 10 ऋषियों का इसमें बड़ा रोल रहता है। बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके सामने। वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नाम की एक संस्था थी और कहा गया है कि स्त्रियों की सभा और विदत में भाग लेने की परमिशन थी। और किस वेद में विदत का उल्लेख किया गया है, आप दिमाग लगाइए। टॉपिक पढ़ रही हैं ऋग्वेद काल, तो इसका उत्तर भी सही ऋग्वेद काल होगा। एक राजा की सहायता के लिए बताया जाता है कि ऋग्वेद काल में राजा हुआ करता था। राजा का पद जो था वो अनुवांशिक और वंशानुगत नहीं था। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जो पद होता था वो राजा का होता था। और राजा की सहायता के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं थी। राजा की सहायता के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं थी, जिसमें सभा है, समिति है और विद्वत है। तो आप यहां पर देख रहे हो सबसे प्राचीनतम जो आपकी सभा लगती थी, जो समिति थी, आपकी संस्था थी, उसका नाम विद्वत था। तो इसका उल्लेख अपने को कहां मिलता है? ऋग्वेद के अंदर अपने को इसके अंदर उल्लेख मिलता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गजब का क्वेश्चन तैयार होगा साथियों। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेकर आया हूं, मजा आने वाला आज की सेशन के अंदर। इसके साथ ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऋग्वेद काल। आपके सामने यहां पर टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहां पर बहुत ही गजब तरीके से एक बात को वेरीफाई करके बता दूं। जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे वैदिक काल के नाम से जानेंगे। मित्रों, एक बात आपको साफ सुथरे तरीके से बता दूं, यदि प्राचीन भारत का इतिहास आए तो वैदिक काल निश्चित रूप से वहां पर पूछा जाता है। या इस बात को खोपड़िया के अंदर लगा लेना। और ये वैदिक काल का जो समय है लाडले विद्यार्थियों, ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है हमारे इतिहास में वैदिक काल का टाइम है। और इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। वैदिक काल को टोटल 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक काल को जिस नाम से हम लोग जानते हैं वह नाम है ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज का मतलब है कि आपके ऋग्वैदिक काल के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। ऋग्वैदिक काल 500 सालों तक का जो काल चला था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था, उसको ऋग्वेद काल के नाम से जाना गया था। और आप सबको बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ रहा है पोस्ट वैदिक एज आपके सामने यहां पर आ रहा है। पोस्ट वैदिक एज कह सकते हो या आप इस काल को उत्तर वैदिक काल कह सकते हो। उत्तर वैदिक काल जो हमारा है ये 400 साल तक चला था। जी हां, 3 वेदों का निर्माण हो रहा है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 वेदों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये 3 वेद जो आप देख रहे हो ये आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, इस टाइम में एक पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल का साथियों इसके अंदर निर्माण चला है। आपको साफ सुथरे शब्दों में बता दूं कि जो ऋग्वेद काल है, इस ऋग्वेद काल के अंदर ऋग्वेद का ही प्रॉपर आपका निर्माण हुआ है। लेकिन पोस्ट वैदिक एज के अंदर उत्तर वैदिक काल का प्रॉपर यहां पर इसमें 3 वेदों का निर्माण है। यजुर्वेद है, सामवेद है और साथ ही साथ अथर्ववेद है। आप इस तरीके से यहां पर दिमाग में रखेंगे।
लेकिन अगला एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये कौन थे? वैदिक सभ्यता के उद्भव को लेकर अलग अलग थिंकर्स की विचारधारा। तो आपके लिए रिंको, जितने विद्यार्थी आप बैठे हो सारे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके दैनिक लाइफ के लिए भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, दैनिक लाइफ के लिए टॉपिक आपके लिए बड़ा काम का साबित होने वाला है, बड़ा जोरदार टॉपिक आपका साबित होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को बड़े विशेष तरीके से, बड़े गजब के तरीके से आप इस टॉपिक को देखोगे। बहुत काम का और अद्भुत बड़ा प्यारा टॉपिक है। तो आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लोग यहां पर आए थे, कहते हैं वैदिक काल में जो थे वो आर्य लोग थे, है ना। वैदिक काल के जो लोग थे, इन वेदों की जो रचना हुई थी, ये इस समय के जो पीपल्स थे, इस समय के जो लोग थे, उन लोगों को हम किस नाम से जानते हैं? उन लोगों को हम लोग आर्य नाम से जानते हैं। यानी आर्य, आर्य शब्द है, इस आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इसी आर्य का मतलब होता है कुलीन, और इसी आर्य का मतलब होता है अच्छा। आर्य का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ और कुलीन। आप यूं कह सकते हो कि जो आर्य है ये अरि धातु से बना है। आपको बता दूं ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आर्य शब्द अरि शब्द से बना हुआ है, अरि धातु से बना हुआ है। एक तकड़ी बात और बता दूं कि आर्य जो आप देख रहे हो ना, ये कोई जाति का नाम नहीं है, ये जाति नहीं है, एक प्रकार का भाषा का वर्ग बताया जाता है। एक प्रकार से ये भाषाई समूह था। यानी आर्य किसी प्रकार से कोई जाति वगैरह नहीं है। ये बात खोपड़ी के अंदर आप जरूर रखेंगे। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, एक प्रकार का भाषाई वर्ग था। ये जाति नहीं है और ये भाषा वर्ग है, ये एक लैंग्वेज का वर्ग है, एक प्रकार से भाषा का वर्ग है, और ये किसी प्रकार से ये कोई जाति वगैरह नहीं है। तो इस तरह से इस बात को आप कवर करेंगे। वैदिक काल, वैदिक एज 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, प्रॉपर इस काल के अंदर ये आपकी प्रॉपर बात रहेगी। अब हमने को समझने की बात यह है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, यानी आर्यों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचारधाराओं के मत है। देखो जरा क्या मत है आर्यों की उत्पत्ति को लेकर मत, आर्यों की उत्पत्ति को लेकर मत, आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न मत है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। उन बड़ी बड़ी विचारधाराओं को समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, आपने कभी नाम सुना हो तो, उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मुलर। कभी आपने इस व्यक्ति का नाम सुना हो तो मैक्स मुलर, बड़ा ही गजब का आदमी है ये। मैक्स मुलर की बात को विद्यार्थियों खोपड़ी में समझ लेना। आपको सबको बता देता हूं, एक एक विद्यार्थी को मैक्स मुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर कहता है कि जो ये आर्य लोग थे, ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। यानी मैक्स मुलर कहता है कि मध्य एशिया से इन लोगों का आगमन हुआ है। मिड एशिया वो मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान का भाग है, कजाकिस्तान है, ये जो कंप्लीट एरिया है ना, इस मिड एशिया से ये लोग निकल कर आए हैं। ये बात कौन कह रहा है? मैक्स मुलर कह रहा है। और यही थॉट जो है ये सर्वमान्य मत माना जाता है। यानी यही विचार जो आपके सामने है, इस विचार को सर्वमान्य मत के नाम से इस प्रकार से जाना जा रहा है। तो बड़ी विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है अविनाश, अविनाश चंद्र। आपके सामने एक व्यक्ति है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र कहते हैं कि ये जो लोग हैं, इनकी उत्पत्ति जहां से हुई है वो सप्त सिंधु प्रदेश से हुई है। यानी ये 7 नदियों का जो ये प्रदेश है ना, ये 7 नदियों का प्रदेश है। जैसे कि आपकी सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सरस्वती है। ये 7 नदियों का जो प्रदेश है, इन्हीं 7 नदियों के प्रदेश के अंदर ये इन आर्यों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमारे एक व्यक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम सुना होगा, लोकमान्य, बड़े पॉपुलर व्यक्ति है जिनको लोक मानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको लेकर एक अलग ही बात कह रहे हैं कि बोले इतने विद्वान लोग जो हैं, ये हमें लगता है कि नॉर्मल प्रदेश से तो लगते नहीं है, लगते हैं कोई अलग ही एरिया से आए हैं। पृथ्वी का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है ना, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से बोलते हैं। तो इन्होंने इस बात को अलग ही तरीके से साधा है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आने वाले लोग हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक दयानंद सरस्वती नाम से हमारे एक समाज सुधारक व्यक्ति हुए, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती जी का क्या कहना है?
दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये कहीं और से नहीं, ये यहीं से है, ये तिब्बत प्रदेश से आए हैं, ये तिब्बत प्रदेश से आए हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तिब्बत प्रदेश से आने के लिए बोला है किसने? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। लेकिन एक अंग्रेज, पेंका नाम है उस अंग्रेज का, पेंका, वो अंग्रेज कहता है कि पेंका कहता है ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये जिस हिसाब से इनका रंग साफ सुथरा है ये जर्मनी के लोग हैं। अब भैया क्या बताएं, जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी के लोग बता दिया इनको। एक अंग्रेज और आया जिसका नाम गाइल्स नाम है। गाइल्स बोलता है कि ये तो देखो ये जर्मनी के तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये हंगरी के लग रहे हैं मेरे को तो। अब भैया इस व्यक्ति को लग रहे हैं तो क्या करें, मानना ही पड़ेगा अपने को। हाँ, क्या क्या कह सकते हैं। अब एक और भारतीय हुआ, वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना ये कहीं और से नहीं है, ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से हैं, यानी जिस एरिया से है ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से है। और वो इस बात को जो मानने वाले, जो बात है ब्रह्म ऋषि प्रदेश से मानने वाले जो हैं वो, उनका नाम है गंगानाथ झा। तो गंगानाथ जी बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये लोग कहीं और के नहीं है, ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से हैं। ये जो आपका ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, इस ब्रह्म ऋषि प्रदेश से ये लोग आए हैं। मुख्य मुख्य आपके विचारधारकों की ये इस तरह से आपकी थिंकर्स की थ्योरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ऐसे तो दक्षिणी रूस से निहरिंग नाम का व्यक्ति है, इनको दक्षिणी रूस से मान रहा है। तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे ऐसे कई आते रहते हैं। हाँ, तो आप कह सकते हो, लिख सकते हो, बहुत सारे हमारे पास निहरिंग ये बोलता है कि ये लोग कहीं और से नहीं, ये केवल तो केवल मुझे दक्षिणी रूस के लगते हैं। जो जहां से आया है उनको उनके साथ जोड़कर चला गया। उनकी प्रकृति, उनके हाव भाव स्वभाव को देखते हुए, उनके नेचर को देखते हुए इन लोगों ने आर्यों की उत्पत्ति को लेकर इस प्रकार की विचारधाराएं रखी है। आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है। आर्य जो लोग थे, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, बेस्ट होता है। और आर्य कोई जाति वर्ग नहीं था। आर्य जो है ये एक भाषाई वर्ग था। आर्य अरि शब्द से बना है, अरि शब्द से आर्य आपका बना है। और हमारे सिलेबस में 2 ही पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम है आर्यों का इन ऋग्वैदिक कालीन का सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख करना है कि किस प्रकार का इनका सामाजिक जीवन हुआ करता था। ऋग्वेद काल के बारे में कुछ बेसिक बातें भी आपको समझनी है, किस प्रकार से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हमारे चलते हैं। तो जरा आप देख रहे हो ऋग्वेद काल को लेकर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स आप सबके बीच में शुरू होने जा रहा है। लाडले विद्यार्थियों, गौर से देखते जाओ। ऋग्वेद काल आपके सामने शुरू हो रहा है। ऋग्वेद काल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप सबके बीच में आप सबको पता होना चाहिए। यानी ऋग्वेद काल का जब निर्माण हुआ था, उसी ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, उसी समय को ऋग्वेद काल के नाम से जाना जाता है। एक एक को समझ में आ रही है क्या? एक एक को समझ में आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे, किसी प्रकार की नहीं है? बस नहीं है तो फिर बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो तो ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या हुआ था? इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, 1 नंबर पॉइंट। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। दूसरा पॉइंट हमारे पास ऋग्वेद की तुलना। मोटा चल रहा है मार्कर? सही चल रहा है क्या? मोटा चल रहा है? लो पतला कर देंगे यार। आप की चिंता करते हो, बस बता दिया करो। कोई दिक्कत हुआ आपको, आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत। सबसे पहली बात हुआ क्या था? इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है ऋग्वेद की तुलना जेंद अवस्था, एक ये पारसी ग्रंथ है, इस साथ होती है। आलू जी करवा दी, तुलना करवा दी, साथ साथ टीपते जाओ बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपसे पूछेगा ऋग्वेद काल में सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? सभ्यता का विस्तार, एक नदी पड़ती है हमारी जिसको दुवस्तती या सरस्वती बोलते हैं। सरस्वती नदी से लेकर यमुना तक विस्तार था। यमुना तक, ये तो है भाई प्रारंभिक दौर की बात, यानी स्टार्टिंग के अंदर ये तो प्रारंभ में इतना विस्तार था। लेकिन इसका विस्तार बाद में
इसका विस्तार बाद में सरस्वती से लेकर सदानीरा, यानी सदानीरा नदी बोलते हैं, गंडक नदी को बोलते हैं। इस गंडक नदी तक विस्तार जो है ये सरस्वती नदी का बाद में हुआ, कुछ समय बाद। स्टार्टिंग में इतना ही था, बाद में कुछ समय बाद यानी अंत समय तक आते आते कुछ समय बाद तक इसका विस्तार गंडक नदी तक हो गया था। ये इस सभ्यता के विस्तार को लेकर आपकी प्रॉपर बातें हैं। हाँ, एक बात और बताता हूं, ये जो सरस्वती है ना, इस सरस्वती के आसपास का भाग, इस सरस्वती के आसपास का भाग, इस सरस्वती के आसपास के भाग को जिस नाम से जानता थे उसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। अपने को ऋग्वेद काल में हिमालय का उल्लेख मिलता है, हिमालय का उल्लेख मिलता है, इसमें हिमालय का उल्लेख मिलता है। और इस हिमालय के उल्लेख में एक चोटी का उल्लेख मिला है, खास करके हिमालय का उल्लेख मिलता है। उस हिमालय के उल्लेख में मूंजवर्थ चोटी, मूंजवर्थ चोटी का उल्लेख है, मूंजवर्थ चोटी का उल्लेख है। हिमालय का उल्लेख मिलता है और हिमालय की एक चोटी का उल्लेख है और उस चोटी का नाम है आपकी मूंजवर्थ चोटी। यानी उत्तर से देखा जाए तो ये उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर, यदि इसको पर्वतीय विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का जो भाग है ना इंडिया के अंदर, यदि अपन देखें तो किस प्रकार से आपकी व्यवस्था बैठेगी तो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आप मैप के अकॉर्डिंग इसको देखो कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो दो तीन बातें जरा आप देखोगे। सबसे पहले कहां से, जैसे आपके सामने एक मैप है, ठीक, इस मैप में आप ये समझोगे कि हमारे भारत के उत्तर में तो एक पर्वत फैला हुआ है विशाल, यहां तो उत्तर में एक विशाल पर्वत फैला हुआ है, यानी यहां से आपका हिमालय पर्वत का विस्तार है। और भारत के बिल्कुल बीचों बीच यदि आप यहां देखते हो, इस बीचों बीच वाले भाग में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार है और हिमालय पर्वत का विस्तार है। इस बीच वाले प्रदेश को यदि किसी नाम से जानते हो तो इसको ऋग्वेद काल के नाम से या इसे ऋग्वेद के हिसाब से इसको जान सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ऋग्वेद कालीन सभ्यता का विस्तार की कहां से कहां तक इसका विस्तार है। यानी छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों से आपका बड़ा कंटेंट ये रेडी होता जा रहा है। और इसी के साथ अब आपको यहां पर देखना है ऋग्वेद काल का सामाजिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। ऋग्वेद काल की जो सोशल लाइफ है उस सोशल लाइफ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, किस प्रकार से वो समाज के अंदर जिया करते थे, क्या उनकी सोसाइटी के अंदर हुआ करता था, इस प्रकार की ट्रांजैक्शन वो लोग किया करते थे। ट्रांजैक्शन के साथ साथ में कि उन लोगों के वर्ग कितने प्रकार के थे, सभ्यता कैसी थी, परिवार के कुछ रूल्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, तो वो हम सारी यहां पर काम की बातें इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आप यहां पर देख रहे हैं बड़ा ही शानदार बिंदु हमारे बीच यहां बनने जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि उस टाइम का जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था, तो आपका जवाब है कि अब ऋग्वेद काल के अंदर समाज जो है हमारा वो पितृसत्तात्मक समाज हो चुका है। यानी ऋग्वेद काल में जो समाज है वो कैसा हो चुका है, पितृसत्तात्मक समाज हो चुका है। पापा जी के आधार पर वर्ण तय होगा, पापा जी के आधार पर पूरा वर्ण तय किया जाएगा लाडले विद्यार्थियों। पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन याद रखना ये जाति आधारित नहीं है। ये जो समाज है ये पूर्ण रूप से आपका कर्म आधारित है, जाति आधारित नहीं है। ये समाज आपका कर्म आधारित है। और अब आपसे पूछेगा कि जो परिवार है वो परिवार किस टाइप का है। परिवार संयुक्त है, नो डाउट, परिवार उनका संयुक्त है, लेकिन वो लोग घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? वो लोग घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और वो एक कबीलों के अंदर रहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कबीलाई सभ्यता है, एक प्रकार से ये कबीलाई सभ्यता है, कबीलों के अंदर रहा करते थे। लेकिन जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उनके अधिकांश नगरों को देखते हैं तो वो लोग ग्रामीण सभ्यता नहीं शहरी सभ्यता लगती है। लेकिन उसी प्रकार से यदि आप यहां पर कंपैरिजन करते हो, यहां पर आप कंपैरिजन करते हो सभ्यता का, तो सभ्यता जो आपकी है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता यहां पर आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है, घुमक्कड़ कबीलाई समूह का। सभ्यता कैसी है? सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता है।
अब बात आती है कि उन लोगों के जो वर्ग होते थे, उनकी सोसाइटी होती थी, कितने वर्ग थे, किस प्रकार से थे। उन लोगों के 4 वर्ग थे। 4 वर्गों में मैं आपको साफ सुथरी बात बता देता हूं। सबसे पहला जो आपका वर्ण है, उस वर्ण को ब्राह्मण वर्ग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण के बाद दूसरा जो वर्ग है उसको क्षत्रिय वर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका वैश्य वर्ण है और चौथा आपका शूद्र वर्ण है। सारे के सारे काम पर निर्भर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जाति भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप यहां पर तय कर सकते हो। लेकिन गोत्रों का चलन था। देखो, संगठन जो होते हैं, संगठन यानी जो ग्रुप कबीले रहते थे, उन कबीलों का कोई सिस्टम था। कबीले जो होते थे ना, उनका एक क्रम था। यानी या तो उसको कोई गोत्र, यानी वो क्या काम करता है उसके आधार पर, जन्म मूलक गोत्र थे, यानी जिस जगह से उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर भी उनका नाम पड़ सकता है। यानी उन लोगों का जो संगठन था, उस संगठन का आधार क्या है, तो उन लोगों का संगठन है और आपको बताना है संगठन का आधार। उन लोगों के संगठन का आधार क्या है, तो उन लोगों के संगठन का आधार था, तो या तो आप बताओगे गोत्र के आधार पर या जन्म मूलक के आधार पर। जन्म मूलक के आधार पर भी कह सकते हो और गोत्रों के आधार पर भी कह सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम 7 ऋषि थे, वो जो लोग हैं, और गोत्र पहले होती थी लगभग 7 गोत्र है, टोटल 7 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। मैं आपको बताता हूं वो गोत्रें कौन सी है। देखो, गोत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। गोत्र के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। गोत्र 7 का उल्लेख मिलता है। टोटल हमारे पास में 7 गोत्रों का उल्लेख है। आपने कुछ ऋषियों के नाम सुने होंगे और इन 7 गोत्रों का आधार है ऋषि। ये सब ऋषियों के आधार पर है। ये सब ऋषियों के आधार पर है। ये सब किस आधार पर है लाडले बच्चों? ऋषियों के आधार पर। जैसे एक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, एक ऋषि है जिनका नाम है भार्गव ऋषि। इन अधिकांश जो ब्राह्मण है अपने आप को भार्गव ऋषि मानते हैं। और एक ऋषि आगे चलकर आए थे, अंगिरस ऋषि नाम है, जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। अंगिरस ऋषि है। भार्गव ऋषि का उल्लेख मिलता है। एक ऐसे ही हमारे ऋषि थे जिनका नाम था अत्रेय ऋषि। अत्रेय ऋषि का उल्लेख मिलता है। एक हमारे कश्यप ऋषि का उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ का मिलता है, बिल्कुल मिलता है वशिष्ठ का भी मिलता है। इसके अलावा अगस्त्य ऋषि का उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ ऋषि का उल्लेख मिलता है। अगस्त्य भी बोलते हैं। अगस्त्य ऋषि का उल्लेख मिलता है। एक और है हमारे कौशिक। गिनना एक बार, कितने हो गए लाडला? गिनना, 7 हो गया कि? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन 7 ऋषियों के गोत्र के आधार पर बताया जाता है। वो 7 ऋषि कौन से? भार्गव ऋषि है, अंगिरस ऋषि, अत्रेय ऋषि है, कश्यप ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, अगस्त्य ऋषि है, इसके अलावा कौशिक ऋषि है। इन ऋषियों के आधार पर ही गोत्रों का डिसीजन लिया जाता था। इन्हीं के आधार पर बताते थे कि कैसे कैसे आपकी ये सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है। हाँ, तो अब एक बात और समझनी है। सामाजिक जीवन जब अपना चलता है तो ये बड़ी कॉमन सी बात आती है। आप यहां पर देखेंगे कि भार्गव ऋषि है, अंगिरस ऋषि है, अत्रेय ऋषि है, कश्यप ऋषि है, वशिष्ठ है, अगस्त्य है, कौशिक है। साथ साथ छाप दो भले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, साथ साथ टिपते जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आराम से मस्त तरीके से छापो आप। चलो, चलने दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो, अब एक पॉइंट बड़ा काम का आता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, आपका एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है यहाँ पर। जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे आपने देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका कवर है। सबसे प्राचीनतम क्या है आपका? ये ऋग्वेद है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि वेद साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका कवर हो जाएगा आगे चलकर। अभी आपको मैं बताता हूं, देखो कैसे कवर होगा, मैं आपको बताता हूं। बड़ा काम का विषय है। देखो, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे अपन लोग, और वो पॉइंट हमारा है महिलाओं की दशा। ऋग्वेद काल के अंदर महिलाओं की दशा किस प्रकार से हुआ करती थी। तो आप यहां पर देखोगे महिलाओं की दशा, और इन्हीं महिलाओं की दशा के आधार पर पता चलेगा। महिलाओं की दशा जो है, आपको बता दूं, ये प्रश्न नहीं आएंगे अनुकूल थी, बढ़िया थी, कमजोर थी, ऐसी थी, वैसी, ऐसा नहीं है।
कुछ काम की बात, सॉलिड बात ऐसी हो जैसे कि एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं नियोग प्रथा। एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं नियोग प्रथा, और एक प्रथा होती है विधवा विवाह प्रथा। विधवा विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल चला करता था। महिलाएं जो थी, महिलाएं ऋग्वेद काल के अंदर जनेऊ धारण करती थी। महिलाएं जनेऊ, और जनेऊ को ऋग्वेद के हिसाब से बोलते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत धारण करती थी। यज्ञोपवीत धारण करती थी महिलाएं। जो जनेऊ जानते हो, जैसे एक धागा होता है, यहां से सूत का धागा होता है, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे यहां से पहना देते हैं सूत के धागे को, ठीक है। जैसे महिलाएं होती है तो वो 3 सूत का धागा पहना करते थे। कुंवारे पुरुष भी वो 3 सूत का धागा पहनते हैं। विवाहित जो होते हैं वो 6 सूत का धागा पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था ना, ये भी चलता था। जैसे अपने बात करते हैं, आजकल चलता है ना सती प्रथा, पहले उस टाइम नहीं थी। सती प्रथा कोई उल्लेख नहीं था अपने पास, कहीं नहीं मिला है। सती प्रथा का ही तो उल्लेख नहीं मिला है। सती प्रथा के अलावा एक है आपकी बाल विवाह। बाल विवाह, सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा का, सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है। उल्लेख नहीं मिला है। बाल विवाह प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है। सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा का कतई अपने को उल्लेख कहीं भी सिंगल कहीं उल्लेख नहीं मिला है। शादी की उम्र आज क्या है? महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल 18 साल तय कर रखी है क्या? देखो उस टाइम महिला की विवाह की उम्र, महिला के विवाह की आयु, महिला के विवाह की आयु 16 से 18 वर्ष थी। 16 से 18 वर्ष महिलाओं के विवाह की आयु मानी जाती थी। बिल्कुल मिलता है। बड़ा मैं कहता हूं योद्धा भी थी। विदुषी महिलाओं का वो लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, अरे तो सारी मिलेगी, आप चिंता क्या करते हो। मैं उससे पहले एक और बताता हूं आपको। एक योद्धा महिला का उल्लेख मिलता है, यानी उस टाइम भी महिला शतरानी होती थी। योद्धा महिला का उल्लेख मिलता है और उस योद्धा महिला का नाम विश्वफला है। हाँ गौर से देखो, उस योद्धा महिला का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है विश्वफला। विश्वफला नाम की महिला थी, विश्वफला का उल्लेख मिलता है। और कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी महिलाओं का, विदेशी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। और उसमें आप सारी दुनिया जानते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वस्वरा, हाँ ये नाम थोड़ा सा है, इसको बोलने में दिक्कत आती है। विश्वारा, विश्वारा, विश्वारा बोलते हैं, विश्वारा, विश्वारा। इस तरह से आप यहां देख सकते हो। ये कुछ महिलाएं जिनकी, महिलाओं की दशा तो वैसे अच्छी है। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। भाई तगड़ी बात बोली है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तगड़ी बात बोल दी, बहुत ही शानदार बात। महिलाओं की स्मृति में इससे बढ़िया और अपने को क्या बात चाहिए? इससे बढ़िया और क्या ही बात होती है। बिल्कुल है भाई, हाँ बोलते थे ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सारी बातें ऐसी होती है ना जो धीरे धीरे कवर होती जाती है। आपकी बातें सब कवर हो जाती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हाँ कुंवारी कन्याओं को भी बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। विवाहित कन्याओं के भी नाम होते थे। ऐसे तो बहुत डीपली चला जाता है कॉन्सेप्ट, कितने खींचे रखो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ शुरू से अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कुछ स्लाइड जो मैंने तैयार की है, स्लाइड कुछ क्रिएट की है, उन स्लाइड्स को, और ये खाली कैसी पड़ी है भाई बीच में, स्लाइड्स क्रिएट की है। इन स्लाइड्स को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो भला ही एक बार। हाँ पोर्शन चेंज हो रहा है, पोर्शन चेंज हो रहा है। तो ऋग्वेद काल यहाँ से स्टार्ट हुआ। ऋग्वेद काल के बाद दूसरी स्लाइड जो मैंने आपके बीच में यहाँ पर रखी
और दूसरी स्लाइड आपके सामने है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, गजब तरीके से स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से मारो। ये स्क्रीनशॉट होता है और इस स्क्रीनशॉट के बाद में आर्यों की उत्पत्ति को लेकर विचारधाराएं हैं, आर्यों की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या मत है। हाँ, फटाफट से देखो आर्यों की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या आपके मत है, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ गजब है ना, तो दिक्कत कहाँ है, हो गया। हाँ, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लगा दो, लगा दो, लगा दो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल होता था, ये भी होता था, ये भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। धार्मिक जीवन के पॉइंट्स है ये, धार्मिक जीवन के पॉइंट्स में इन बातों को कवर किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लगा दो, वो आपके पास आता जाएगा तब आता जाएगा, उसकी क्या दिक्कत है, वो आए तब आए, कर लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। धार्मिक जीवन में ये बात जो आप बता रहे हो ना, सूर्य का उल्लेख मिलता है, युद्ध के देवता कौन से हैं, मित्र देवता, ये सारी मैं वैदिक काल के अंदर बताऊंगा, उसकी चिंता न करें आप। देखो अब सामाजिक जीवन के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें आती है, छोटी छोटी बातें। पहले तो ये खाली बीच में जो पेज आगे उनको उड़ाते हैं, पहले तो ये खाली पेज, ये संकट का विषय है, ये भी आपका क्लियर है। और अब देखो सामाजिक जीवन को यहां से स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और था, फिर मैंने महिलाओं की दशा के ऊपर आपसे चर्चा की, और फिर देखो कह रहा है ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता है, तो युद्ध का देवता भी पढ़ेंगे, अभी ऋग्वेद काल में आ जाएगा। थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं करूंगा, प्रशासन के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा, जैसे कि उन लोगों का जो प्रशासन था, किस टाइप का प्रशासन उस टाइम हुआ करता था। जैसे सबसे बड़ा उस टाइम यदि कुछ था तो वो प्रोग्राम था हमारा जन, जन के बाद दूसरा बड़ा पॉइंट था विष, जहर वाला विष नहीं है, ये जहर वाला विष नॉर्मल है, विष, विष के बाद में आपके पास में है जैसे कि आप कह सकते हो ग्राम, यानी गांव कह सकते हो, और गांव के बाद आप कुल कह सकते हो, ये कुल कुटुंब एक ही बात है, कुल को कुटुंब भी बोल दो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये पेपर में पूछा हुआ है, प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई का नाम बताओ, प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई का नाम जन है, और सबसे छोटी इकाई का नाम पूछे कुल है। कुल को आप परिवार कह सकते हो, कुटुंब कह सकते हो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुटुंब है, परिवार है, सारी तरह से बातें आप यहां पर समझने की कोशिश करोगे, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, कभी कभी संकट आ जाते हैं। जन का सबसे प्रमुख जो होता था, या तो उसको जनपति के नाम से जाना जाता है, या इसको गोपा के नाम से जाना जाता था, या इसको राजन के नाम से जाना जाता था। विष वाला बिल्कुल सिंपल है, विष के मुखिया को विषपति के नाम से जाना जाता था, विष का जो मुखिया होता था उसको विषपति के नाम से जाना जाता था, और गांव का जो मुखिया होता था, और इस गांव के मुखिया को ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था, और कुल का जो मुखिया होता था इसको कुल्लप के नाम से जाना जाता था। कुल्लप बोल दो भले ही, या कुलपति बोल दो, एक ही बात है, कुल्लप बोल दो, कुलपति बोल दो, इसमें कोई कहीं किंतु परंतु की कोई आपको किसी प्रकार के सोचने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो आज के हिसाब से कंपेयर करें, मतलब जन, यानी आप इसे एज ए स्टेट कंपेयर कर सकते हो। विश की बात करते हैं तो इसको आज आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कंपेयर कर सकते हो। ग्राम की बात करें तो इसको आप एज ए विलेज कंपेयर कर सकते हो, और कुल की बात करें तो आप एज ए एक फैमिली के हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आज के हिसाब से भी इनका कंपैरिजन जो है वो चलता रह सकता है, इस तरह से इसको कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट अब पॉइंट हमारे पास में है कि राजा की सहायता हेतु 3 प्रकार की संस्थाएं होती थी। बड़ा काम का विषय है कि राजा की सहायता हेतु, राजा की सहायता हेतु 3 संस्थाएं थी, 3 संस्थाएं थी। राजा की सहायता हेतु 3 प्रकार की संस्थाएं थी। 3 प्रकार की संस्थाओं में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई नाम है, 3 संस्थाएं, 3 संस्थाएं और 3 संस्थाएं, और तीनों संस्थाओं को यदि आप यहां कंपेयर करते हो तो यहां सबसे पहले अपने पास एक नाम पड़ेगा, वो नाम है विदत। दूसरा नाम यहां पर पड़ेगा, वो नाम है सभा, और तीसरा आप यहां पर देख रहे हो जो नाम यहां आपके पास है वो नाम है समिति। इनके 3 नाम आप यहां देख रहे हो, विदत है, सभा है, समिति है। देखो काम की बात बता रहा हूं,
विद्युत का काम क्या था? बड़ी गजब की इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तीन तीन बातें बताऊंगा, तीनों बड़ी काम की है। एक तो सबसे पहली बात यह कि सबसे प्राचीन संस्था है विद्युत। सबसे प्राचीन संस्था का नाम है विद्युत। सबसे प्राचीन संस्था है विद्युत, सबसे प्राचीन संस्था है। ये पुरानी तो है, तो पुरानी के हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा ना कि पुरानी इसका काम क्या है। लेकिन पुरानी है, काम क्या करती है? ये धन का बंटवारा करवाती है। ये संस्था क्या काम करवाती है? धन का बंटवारा करवाती है। धन के बंटवारे के हिसाब से ये कार्य करती है। लेकिन एक बड़ा छोटा सा ट्रेंड है कि कोई शब्द है या कोई इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसका उल्लेख कितनी कितनी बार उसका उल्लेख मिलता है, ये हमारे लिए बड़ा एक काम का बिंदु है। उस काम के बिंदु को हम लोगों को समझना पड़ेगा। धन के बंटवारे को लेकर हाँ साथियों हमारे पास यहां चर्चा है, धन का बंटवारा। और फिर बात आती है कि इसका उल्लेख कितनी बार है, तो उसके उल्लेख की हम लोग बात करते हैं। तो इसका उल्लेख अपने को लगभग 122 बार उल्लेख का अपने को प्रमाण मिलता है। विद्युत का उल्लेख। सभा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभा बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप मानोगे इस बात को। देखो ये सभा जो है ना, इस सभा के अंदर एक तो वरिष्ठ, इसके अंदर एक तो वरिष्ठ, वरिष्ठ एवं कुलीन लोग जो होते हैं, कुलीन वरिष्ठ और कुलीन लोग इसके अंदर ये तो शामिल किए जाते थे। सबसे दूसरी बात, खास बात ये, इसमें नारियां भी इसमें भाग लेती थी। हां, सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? सभा का उल्लेख ये क्वेश्चन पेपर में आपका पड़ेगा, ये क्वेश्चन पेपर में पड़ेगा। 8 बार मिलता है, यानी विद्युत का उल्लेख 122 बार है और इसका 8 बार है। और सीधा पूछेगा इसका सभा का 9 बार उल्लेख है। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें तो अपन कवर करते हैं ना। समिति क्या है? समिति जो है वो जनप्रतिनिधियों का समूह था। ये जनप्रतिनिधियों का समूह था। जनप्रतिनिधि समझते हो कि इसमें बाहर से आने वाले वगैरह सारे भाग लेते थे। जनप्रतिनिधियों का एक प्रकार का समूह था। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि समिति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? समिति का टोटल उल्लेख जो मिलता है वो 9 बार। टोटल उल्लेख जो मिलता है वो 9 बार मिलता है। आपको बता दूं कि इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। किसका? समिति का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं भाग लेती थी, बाद में विद्युत में भाग लेने लगी थी। इसमें सर्वाधिक महिलाएं भाग लेती थी। इसमें सर्वाधिक महिलाएं भाग लेती थी। सर्वाधिक महिलाएं भाग लेती थी। और इसमें राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 12 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है कि 12 मंत्री हुआ करते थे। 12 इसमें मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। टोटल 12 मंत्री होते थे, तो उन मंत्रियों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। तो राजा की सहायता हेतु टोटल कितने प्रकार की संस्था होती थी? तो राजा की सहायता हेतु अपने पास टोटल 3 प्रकार की संस्थाएं लाडले विद्यार्थियों हुआ करती थी। टोटल 3 प्रकार की, हाँ बिल्कुल वास्तव में 3 प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। हाँ, तो अब आप ये पेज बड़ा काम का है। ये पेज आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप एक तो ये प्रशासन वाली जो बात है इसको खोपड़ी में रख लो। हाँ, आपके ये काम आएगी प्रशासन वाली बात। और दूसरा जो आप यहां देख रहे हो, प्रशासन के साथ साथ में जो आपके पास है संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहां से साथियों क्वेश्चन संस्थाओं से जुड़ा हुआ आपका पूछा जाएगा। तो संस्थाओं का क्वेश्चन आप साफ सुथरे तौर पर आप यहां पर कर सकते हो बहुत ही गजब तरीके से। तो लाडले विद्यार्थियों चिप दो फटाफट से, स्क्रीनशॉट मार दो ताकि फिर मैं आपके सामने आ जाऊं, फिर इसको आगे अलग तरीके से आप यहां पर करने लग जाओ। तो राजा की सहायता हेतु 3 प्रकार की संस्थाएं हमारे पास काम करती थी। धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है धार्मिक जीवन, बड़ा काम का है लाडले विद्यार्थियों। जरा देखेंगे उन लोगों की रिलीजियस लाइफ कैसी होती थी, धार्मिक जीवन कैसा होता था। हर किसी की कोई ना कोई एक धार्मिकता जरूर होती है। वो कोई ना कोई सिद्धांत पर काम करती है, उनका कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होता है। जैसे कि हम उन लोगों की धार्मिकता के ऊपर बात करें, कैसा उन लोगों का सिद्धांत था, यानी इन लोगों का जो सिद्धांत था उसको एकेश्वरवाद के नाम से जाना जाता है।
एकेश्वरवाद का सिद्धांत। ये एकेश्वरवाद क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसकी पूजा हो वही श्रेष्ठ है, या इसको अवसरवादी एकेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसको अवसरवादी एकेश्वर, अवसरवादी एकेश्वर, अवसरवादी एकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इसका ही एक नाम और है, इसको बहुलवाद, बहुलवाद के नाम से भी जाना जाता है, बहुलवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आप यहां पर 3 पॉइंट देख रहे हो। सिद्धांत इस तरह के काम आएंगे, यानी जिसकी पूजा हो वही श्रेष्ठ है, जिसकी पूजा हो, जिसकी पूजा हो वही श्रेष्ठ है, जिसकी पूजा हो वही श्रेष्ठ है। ये सिद्धांत यहां पर काम करता है। मूर्ति पूजा नहीं होती थी। भाई इस सिद्धांत के ऊपर मैक्स मुल्लर ने भी कहा है। मैक्स मुल्लर ने कहा है इसे हीनोथिज्म कहा जाता है। मैक्स मुल्लर, मैक्स मुल्लर ने इसे हीनोथिम्स कहा जाता है, हीनोथिज्म कहा जाता है, कहा है, एक ही बात है। अब वो लोग मूर्ति पूजा तो नहीं करते थे। मूर्तियों में ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे तो वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल करते थे। मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल करते थे। यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लेकिन यज्ञ अनुष्ठान जो करते थे इसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता था। इसका उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए वो लोग यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया करते थे। ऐसा नहीं कि नांगल कर रहे हैं, ला भी चलो कर दो, ओम सर्वमंगल मंगल हे सर्वे सर्वार्थ साधिके शरणे हे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा, चाल भी हवन हो गया। नहीं, ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करते थे। देवताओं की श्रेणी थी, देवताओं की श्रेणी थी, देवताओं की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती थी। देवताओं की टोटल बताया जाता है 33 श्रेणियां थी। 33 श्रेणियां यानी इसको संस्कृत भाषा में किरोड़ बोलते हैं। 33 करोड़, हाँ कई महात्मा जी कहेंगे 33 करोड़ देवता, काट देना बात, बिल्कुल 33 करोड़ का कोई प्रमाण नहीं है, 33 करोड़ का कोई उल्लेख नहीं है। 33 किरोड़ कह सकते हो। किरोड़ का मतलब आपका होता है श्रेणी से होता है, कोटि से आपका यहां पर मतलब लगाया जाता है। ये आपके कोटि का इसका मतलब निकल कर आता है, श्रेणी क्या होता है। देखो ऋग्वेदिक के जो देवता है, देवताओं का वर्गीकरण है। एक आपका यास्क नाम का व्यक्ति हुआ है, उसने इसका वर्गीकरण किया है। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण, ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण, ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण कौन करवा रहा है? यास्क, यानी किसके अनुसार? इतिहासकार यास्क के अनुसार आपके सामने वर्गीकरण हो रहे। 3 प्रकार के आपके देवता है। 3 प्रकार के देवता में देखो एक बड़ी कॉमन बात है, आपको लगेगा सर आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है? अंतर तो है ही पूरे। एक तो है आकाश के देवता, सबसे पहले आपके पास है आकाश के देवता। नंबर 2 है अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। और अंतरिक्ष के देवता के बाद फिर आपके पास यहां पर है पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। 3 प्रकार से आपके सामने देवता है और तीनों प्रकार के देवताओं का आपके सामने यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एक घोंस नाम से एक देवता बताया जाता है जो आकाश का देवता है। इंद्र, अब आप सोचोगे इंद्र किधर आएगा? भी इंद्र को अपने किस में माने? आकाश के अंदर माने। अंत को आकाश वह माना जाता है जो पृथ्वी से स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है और उससे संबंधित है, वो आकाश माना जाता है।
जो पृथ्वी से आपको नहीं नजर आ रहा है और वो दूसरे लोक की बात कर रहा है, दूसरे लोक वगैरह की बात कर रहा है, तो वो हमारे इंद्र। अब इंद्र को वैसे तो अंतरिक्ष के देवता मान रखे हैं, हाँ बिल्कुल मान रखा है। जैसे आकाश के देवता ध्वंस है, मित्र है, सूर्य है। प्रमुख देवताओं में देखा जाए तो आकाश के आपके प्रमुख देवताओं में से आपके ये देवता हैं। इसके अलावा एक इंपोर्टेड जल वाले वरुण देवता भी इसके अंदर आएंगे। अंतरिक्ष के देवता में जैसे कि रुद्र देवता है, इंद्र देवता है। जैसे इसमें इंद्र इंद्र की मात्रा आ रही है आपकी, जैसे कि आपका वायु देवता है और मारुत देवता है। ये अलग अलग तरीके से, मारुति वैसे वायु होती है होने को तो, लेकिन वो लेख मिलता है अपने को करना पड़ेगा। पृथ्वी के देवता में देखो कौन कौन से आएंगे। पृथ्वी के देवता में एक तो खुद पृथ्वी खुद है, पृथ्वी खुद है। एक सरस्वती का उल्लेख मिलता है, सरस्वती का उल्लेख मिलता है, तो पृथ्वी के देवताओं के रूप में है। एक अग्नि का उल्लेख मिलता है, ये पृथ्वी के हैं। बृहस्पति का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके देवताओं की 3 प्रकार की श्रेणी थी। आकाश के देवता है, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता है। मोस्ट इंपोर्टेंट देवताओं का वर्गीकरण आपको यहां पर देखना है, जो आपके सामने यहां कवर है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पर्जन्य आता है, पर्जन्य के ऊपर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, पर वो ग्रेड के अंदर अपने नहीं पूछा हुआ। पर्जन्य अंतरिक्ष के अंदर आता है, आप पूछते रहा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर्जन्य हाँ मैंने छोड़ दिया, आप बताओ कौन सा, आपको बताओ सही। उषा, उषा इसके अंदर आएगा, उषा इसके अंदर आएगा। पूछो, मैं कहता हूं जो आपके मन में। अश्विनी, ला यार अश्विनी, अश्विनी भी इसके अंदर है। और पूछो, आपको मैं कह रहा हूं दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाए तो आप मुझे बताओ, कोई भी सिंपल। सोम, हाँ सोम इधर आएगा। सोम मूंजवर चोटी से सोमरस भी पिया करते थे। तो लो हो गया, अब तो आपके आपको तो नहीं बचा होगा। लो कोई बच गया हो तो बता देना, ऑनलाइन वालों आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका काम आपका हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोटा मोटी स्तर पर देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट काम जो देवताओं की वर्गीकरण का था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं वो देवताओं पे सिंपल आपका बनेगा। जैसे मृत्यु के देवता किसको बोलते हैं, जिसे कुछ इंपोर्टेड फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि कुछ इंपोर्टेड फैक्ट्स है हमारे पास, जरा उन इंपोर्टेड फैक्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने पास यम है। यम को मृत्यु का देवता बोला जाता है, यम को मृत्यु का देवता बोला जाता है। जैसे कि इंद्र है, इंद्र को वर्षा का देवता या बरसात का देवता, वर्षा का देवता बोला जाता है कि नहीं। जैसे कि अग्नि है, अग्नि को युद्ध का देवता बोला जाता है, युद्ध का देवता अग्नि है। इस तरह से कुछ सिंपल से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। शिव का जो पूर्ण रूप है उसको रुद्र बोला जाता है। रुद्र शिव का पूर्ण रूप है, शिव का पूर्व रूप है, यानी ये अमंगलकारी बताते हैं। खतरनाक रूप होता है ये, वैसे अमंगलकारी होता है। उसमें कई नेगेटिव वगैरह शक्तियों का जो प्रभाव होता है इसके अंदर पड़ता होता है। ये चलती है ना गर्मियों में पड़े आंधी, आंधी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मारुत आंधी के देवता माने जाते हैं। मारुत को आंधी के देवता के नाम से जानते हैं। मित्र है ना, शपथ के देवता, शपथ के देवता, शपथ हो या एक चीज और प्रतिज्ञा, मित्र को शपथ और प्रतिज्ञा के देवता माने जाते हैं। शपथ और प्रतिज्ञा के देवता मित्र को हो गए। अब और कौन सा रह गया आपका, क्या रह गया, अदिति। हाँ अदिति काम किए भाई, देवताओं की मां आदिति। आदित्य का मतलब है देवताओं की मां, ये आदिति। लो भी आपके लगभग आपके देखो सामाजिक और ये दोनों जीवन पूरे हो चुके हैं। अब आप यहां देखो क्वेश्चन आ रखा है, ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता है। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो आपके सामने आ चुके हैं। रुद्र देवता शिव का पूर्व रूप है। विष्णु आपके समुद्र के देवता है। अग्नि की बात करते हैं तो ये युद्ध के देवता है। इंद्र को बरसात के देवता। यानी इसके अंदर आपका सही उत्तर जो रहेगा
वो अग्नि देवता आपके यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। स आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? देखो यहाँ पर पूजा देखो नहीं होती थी। अग्नि की पूजा होती थी, पृथ्वी की पूजा होती थी, लिंग की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि देवता जो भी थे ना, जितने भी वे देवता थे वो लिंग विहीन देवता बताए जाते हैं। देवता जितने भी थे सारे ऋग्वेद काल के लिंग विहीन देवता थे। और वायु की पूजा भी तो आपको बताई है। तो ये 3 नंबर इसमें सही होगा। यानी आपके ये एमसीक्यू आज तक पेपर में पूछे गए हैं हमारे देवताओं से संबंधित, या कैसे भी बात करते हैं तो इस प्रकार से हमारे कवर होते हैं। और बाकी जो चर्चा हमारी हो चुकी है लाडले विद्यार्थियों, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हाँ, तो बाद में अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास के अंदर उत्तर वैदिक काल और अपने आगामी जो टॉपिक है वैदिक साहित्य से संबंधित, उसमें बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास के अंदर इसी होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।